नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों में विकास, यानी कि जीवों का विकास यानी इवोल्यूशन। तो पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू वर्मा। तो ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 9th-10th वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो CGBSC से हैं। और आज हमने 10th का पहला चैप्टर शुरू करा है साइंस का। तो बेसिकली साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग पढ़िए। नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे लास्ट में, तो आप उसका टेंशन ना कीजिए। तो पहले हम लोग जीवों का विकास। तो जीवों का विकास से क्या समझते हो आप? तो जो पृथ्वी पर जो पहला जीव आया था वो पानी में आया था। ठीक है, पृथ्वी पर जो पहला जीव आया था वो कहाँ पे आया था? पानी में। तो पानी में आया था तो कैसा होगा? एक कोशिकीय होगा। ठीक है, एक कोशिकीय होगा। तो एक कोशिकीय जो जीव आया था वो पानी में आया था। उसके बाद उसने अपना विकास किया होगा, है ना? विकास किया होगा। तो आप लोग विकास वगैरह किया होगा। तो विकास से जो है जीवों की संख्या बढ़ी, आगे फिर इवोल्यूशन होता गया। तो फिर उस टाइप से, है ना? तो पहले कहते हैं पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा एक वहाँ पे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। तो ये लिखा है कि पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 1.7 या से 1.8 मिलियन से क्या समझे आप? 17 से 18 लाख। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, 17 से 18 लाख जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिससे यहाँ पे लाखों हजार लाखों की संख्या में दिया है। तो ये क्वेश्चन में 1 नंबर का ये भी आ सकता है कि लगभग कितने प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो फिर विलुप्त हुई जीवों का पता हमें उनके जीवाश्मों से मिलता है। ठीक है, विलुप्त हो चुके जीवों का हमें कहाँ से पता लगता है? उनके जीवाश्मों से। जीवाश्म यानी कि जो जीव मर चुका है उससे जो अवशेष मिलते हैं, उसके जो अवशेष होते हैं वो जो है पृथ्वी की सतह के नीचे मतलब पाई जाती है। तो उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या है जीवाश्म? यानी कि फॉसिल। जीवाश्म से आप क्या समझते हैं? मृत हो चुके जीवों का अवशेष जो हमें पृथ्वी की सतह के नीचे प्राप्त होती है। ठीक है, पृथ्वी के सतह के नीचे प्राप्त होगी। यानी कि अगर कोई डायनासोर है, मान लो एग्जांपल के लिए डायनासोर है, वो लाखों हजारों लाखों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, यानी कि वो मर चुके होंगे। तो मरे होंगे तो पृथ्वी के नीचे उनका अवशेष मिला होगा, यानी कि कंकाल वगैरह उनके तो अवशेष मिला होगा। तो आपने देखा होगा कि पत्थर वगैरह होता है, उनपे जो जीव दब जाता है तो उसका जो है वो मार्क बन जाता है, वहाँ पे निशान बन जाता है। जैसे कि ये अगर इसको मैं 2 पत्थरों के बीच में लगा दूं और बहुत सालों बाद उसको देखूं, तो ये जो है अगर ये अब घटित भी हो जाता है, यानी कि ये तो प्लास्टिक वैसे होगा नहीं, मान लो चलो ये अब घटित भी हो जाता है, ये कोई जीव है, इसके अंदर में जो हड्डी है, ये मान लो ये हड्डियां हैं, ये इसकी अस्थियां हैं, तो ये बीच में है। मान लो ये ऊपर का जो इसका मांस है, अगर ये किसी पत्थर के बीच में दब जाता है तो अगर ये मांस अब घटित हो जाएगा, तो अब घटित हो गया। अब घटित होने के बाद क्या बचा? इसकी हड्डियां बची। तो हड्डियां जो बची थी वो पत्थर के बीच में था। तो जब पत्थर को तोड़ा जाता है, यानी कि जीवाश्मविद होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो इसको तोड़ के निकालते हैं। मतलब फॉसिल्स का अध्ययन वही करते हैं ना, जीवाश्मों का अध्ययन वही करते हैं। तो अगर इसको निकालते हैं तो उसका शेप पता चल जाता है कि हमें ये ऐसा दिखता था। तो जैसे डायनासोर का शेप बनाया गया बहुत सारा कि ऐसा दिखता होगा, कैसा अनुमान लगाया उन्होंने? उनका शेप मिला था कई प्रकार का, और कार्बन डेटिंग से उनका पता चला गया कि इतना साल पुराना है ये। ठीक है, तो ऐसा पता चलता है। जैसे कि देखो जीवाश्म में कितना साल पुराना है, एकदम सिंपल से एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी की सतह है कोई, ठीक है, इतनी पृथ्वी की सतह है। ठीक है, ये मध्य वाला, ये ऊपरी मध्य और ये निचला। ठीक है, ये निचला वाला है। यहाँ पे जीवाश्म नंबर 1 है 1, यहाँ पे जीवाश्म 2 और ये जीवाश्म 3। तो आप बताइए कि कौन सा सबसे ज्यादा पुराना है? सबसे नीचे वाला। ये वाला। स्वाभाविक से बात है, क्योंकि ये सबसे नीचे मिल रहा है हमें, तो ये पुराना होगा ना सबसे। उसके बाद ये है, उसके बाद ये तो नया ही है, अभी का ही होगा। ठीक है, तो ऐसा। उसके बाद अपन क्या देखते हैं? जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्मविदों के द्वारा किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आप नोट करिएगा, आप नोट्स बनाइएगा बढ़िया से। उसके बाद देखिए, डायनासोर हमारे पृथ्वी पर राज करते थे। ठीक है, कब राज करते थे? 2000 लाख से 600 लाख
वर्ष पूर्व, ठीक है, वर्ष पूर्व, इतने वर्ष पूर्व हमारे पृथ्वी पर राज करते थे। तो उस समय पे किसी और प्रजाति को बढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े थे, मतलब इन्हीं का दबदबा चलता था। जैसे आप देखो, मनुष्य पृथ्वी पर सबसे मतलब विकसित प्रजाति है ना, विकसित है। तो और कोई जानवर अभी बढ़ पा रहा है क्या उनकी वजह से? नहीं बढ़ पा रहा। यानी कि अभी मतलब जिस जानवर से जानवर परेशान है, वो जानवर कौन है? मनुष्य ही है ना, जिससे बहुत सारे जानवर जो है परेशान है, मतलब कह सकते हैं ये सब। तो 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व, है ना। अब डायनासोर की जीवाश्म हमें कई जगहों पर मिलती है, कई जगहों पर मिलती है। जैसे कि देखो, इनके जीवाश्म पूरे विश्व में प्राप्त होते हैं, पूरे विश्व में मिलते होंगे ना, कि क्योंकि इनका जो आवास है, जो प्राकृतिक आवास है, वो जगह जगहों पर मिलता है, अलग अलग जगहों पर मिलता है। तो इससे पता चलता है कि मतलब पृथ्वी पर हर एक जगह पे इनका मतलब प्राकृतिक आवास रहा होगा, ठीक है। तो देखो, जिसमें हमारा देश भी शामिल है, ठीक है, हमारे देश में भी इनके जीवाश्म मिले थे, है ना। तो जहां इनके कई प्राकृतिक आवास पाए गए, तो देखो जैसे डायनासोर का आवास में हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ के जबलपुर के पास, छत्तीसगढ़ में जबलपुर के पास लमेटा घाट पर इनके प्राकृतिक आवास मिले थे, है ना। छत्तीसगढ़ के, ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जबलपुर के पास लमेटा घाट पर इनके प्राकृतिक आवास मिले हैं। उसके बाद नर्मदा नदी के पास इनकी प्राकृतिक आवास पाई गई थी, ठीक है। और मतलब प्राकृतिक आवास है, ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि वहां पे बहुत सारे जीवाश्म मिले होंगे ना दबे, तो इससे पता लगा, अनुमान लगाया कि वहां पे इनका प्राकृतिक आवास होगा, तभी तो बहुत सारे मिले। जैसे अंडों का भी जीवाश्म मिला, जैसे मैंने बताया कि अंडे भी अगर दब गए होंगे तो उनका शेप तो रह गया होगा ना, वैसे ही अंडे के शेप का पत्थर नहीं मिला, मतलब बहुत सारी चीजें जो इसे मिली थी, ठीक है। अब डायनासोर विविध प्रकार के थे। अब विविध प्रकार के कैसे थे? कुछ रेंगने वाले थे, जमीन पर चलते थे, उड़ नहीं सकते थे। कुछ उड़ते थे पक्षियों की तरह, है ना। और कुछ मांसाहारी, तो कुछ शाकाहारी थे। मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, ठीक है। कईयों के गर्दन लंबे लंबे हो गए, जैसे आपने जुरासिक पार्क में देखा होगा, ठीक है, जुरासिक पार्क में देखा होगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो देखो, उड़ने वाले, तो आज के डेट की जो, आज के समय की जो पक्षियां हैं, ऐसी आपकी बुक कहती है कि आज के समय की जो पक्षियां हैं वो डायनासोर का ही छोटा रूप मानी जाती है, ठीक है, डायनासोर का छोटा रूप मानी जाती है। तो आप लोग इतना नोट्स कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों हम अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे डायनासोर का आकार, जैसे डायनासोर का आकार देखते हैं, तो जो छोटा से छोटा जो डायनासोर था वो लगभग 50 सेंटीमीटर का था, और बड़ा से बड़ा जो डायनासोर था वो लगभग 40 मीटर का था, ठीक है। छोटा से छोटा डायनासोर जो है वो 50 सेंटीमीटर का था, और बड़ा से बड़ा जो डायनासोर था वो लगभग 40 मीटर का होता था। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना भयानक विशाल होता होगा। तो डायनासोर के समय में कुछ पौधे पाए जाते थे। जब डायनासोर इस पृथ्वी पर राज करते थे तो उस समय पे ऐसे कुछ पौधे थे जो उस टाइम पे उगते थे, मतलब उस टाइम से ही पृथ्वी पर मौजूद है। तो उसमें से एक है शैवाल, जिसको हम इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। फर्न को फर्न ही कहते हैं। मॉस ही कहते हैं। साइकस और जो गिंको है वो जिम्नोस्पर्म है, ये याद रखिएगा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म है ये, ठीक है। उसके बाद डायनासोर के समय के प्राणी, वैसे डायनासोर के समय के प्राणी कौन कौन से थे? चूहा, जैसे स्तनधारी था वो, और ये तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। आपने देखा होगा कि घरों पे होता है कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। तो आप देख सकते हो कॉकरोच जो एक इंसेक्टा का प्राणी है, इंसेक्ट यानी कि कीड़ा है ये, ठीक है। उसके बाद गिंको, जो गिंको है यह डायनासोर के समय का पौधा है, ठीक है, यहाँ भी लिखा है हमने, ये देखिए, ठीक है, डायनासोर के समय का पौधा है। उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटम बम जब गिराया गया था, तो एटम बम जब फटा था वहां पे, तो सारी चीजें सब कुछ ध्वस्त हो गई थी वहां पे, मतलब पूरी की पूरी बर्बाद हो गया था, मतलब नागासाकी और हिरोशिमा। उसके बाद जो पहला पौधा जो पनपा था वहां पे, जिसने पहले अपने आप को वहां पे उगाया था, वो गिंको ही था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम से सब कुछ ध्वस्त होने के बाद उगने वाला प्रथम पौधा कौन था? तो सर्वप्रथम पौधा वही गिंको था। या फिर ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वह कौन सा पौधा है जो डायनासोर के समय में था और हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिरने के पश्चात सब कुछ ध्वस्त होने के बाद प्रथम उगा था। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है।
तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद डायनासोर के विलुप्त होने के बाद, जब डायनासोर जो है विलुप्ति के कगार में आएंगे, जैसे डायनासोर की विलुप्ति हो गई यहाँ पे, जैसे किसी एरिया में जैसे किसी डॉन का राज है, मान लो कोई एक डॉन है, जैसे कि कोई जग्गू दादा हो गया और एक जग्गू दादा हो गया, एक चिरकुट हो गया, मान लेते हैं एक जग्गू दादा और एक चिरकुट। ये जग्गू दादा है और ये चिरकुट है। तो देखो ये चिरकुट है, नाम से ही चिरकुट है तो चिरकुट ही होगा। अब ये जग्गू दादा, इसके नाम के दादा, मतलब ये राज कर रहा है इस एरिया में, ये इनका एरिया है, ये राज कर रहा है। अब ये बेचारा दबक के रह रहा है इसके चलते। तो जब ये मतलब इसकी मतलब ये बूढ़ा बूढ़ा हो जाएगा, जैसे अब तो इसके मतलब इसके जो पूर्वज हैं, मतलब वंशज हैं आने वाले, वो सब भी अब डॉन वॉन नहीं बनना चाहते हैं, सब चले गए, पढ़ने लिखने चले गए हैं। तो अब ये बढ़ जाएगा ना, अब ये अपना बढ़ा लेगा, ये अपना पूरा साम्राज्य बिखरा लेगा। तो ऐसा ही जैसे जब डायनासोर विलुप्त हो गए थे तो विशालकाय हाथी थे, मैमथ थे। मैमथ वैसे आप दिया नहीं है इसमें। और क्या था, स्तनधारी जैसे जीवों की संख्या, मतलब स्तनधारी में जैसे मनुष्य, आज आप देख लो कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर राज करने वाला जीव है। उसके बाद या और डायनासोर के समय में नहीं पाए जाने वाले जीव कौन कौन से थे, मनुष्य, हाथी, ये सब नहीं पाए जाते थे ना पहले। तो ये याद रखिएगा। इतना आज के लिए काफ़ी है। और आप लोग ये नोट्स बनाना, आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये आपकी बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक में पूरा दिया हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।